नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम RSRTS एग्जाम 2013 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास व कला संस्कृति से संबंधित, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। जो कि आपकी जैसे आगामी भर्ती राजस्थान RS की जो आगामी भर्ती आने वाली है 2023 में, उसके लिए भी उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि पुराने प्रश्नों के आधार पर आप आगे आने वाले प्रश्न पत्रों के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी पटनेर का युद्ध, ऑप्शन सी सुमेलगिरी का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन एक में दे रखा है बी, ए, सी और डी। ऑप्शन दो में दे रखा है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन तीन में आपके दे रखा है ए, सी, डी और बी। और अंतिम ऑप्शन चार में दे रखा है ए, बी, डी और सी। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित युद्ध जो कि राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है, इनके युद्धों का आपको सही क्रम बताना है, यानी कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न के हल के बारे में। तो यहाँ पर आपको इन युद्धों का जो काल क्रम है वो बताना है। तो सबसे पहले हम इनमें से कौन सा हुआ था, भटनेर का युद्ध। तो ये आपके एक नंबर पर भटनेर का, दो नंबर पे खानवा, तीन नंबर पे सुमेलगिरी और नंबर चार पे हल्दी घाटी। तो इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन राइट होते हैं इसमें बी, ए, सी और डी। यानी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक, यानी बी, ए, सी, डी इसके काल क्रम का सही आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर होता हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक, यानी सबसे पहले आपके हुआ था भटनेर का युद्ध, उसके बाद खानवा, फिर सुमेलगिरी या गिरी सुमेल का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन एक। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं। कथन ए है, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। कारण आर है, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए दे रखा है आपके एक में कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन दो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन तीन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन चार है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, क्योंकि ब्रिटिश दबाव के कारण ही मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया और बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन दो। ऑप्शन दो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ऑप्शन दो को आपके ऑप्शन दो आपके इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका तो आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन दो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए मरु महोत्सव जैसलमेर, ऑप्शन बी
हाथी महोत्सव जयपुर, ऑप्शन सी ऊंट महोत्सव या ऊंट उत्सव बीकानेर, ऑप्शन डी ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है। ऑप्शन एक ए सी बी डी, ऑप्शन दो बी ए सी डी, ऑप्शन तीन सी ए डी बी और ऑप्शन चार है सी ए बी डी। यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि राजस्थान पर्यटन विभाग निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन करता है, लेकिन कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम क्या है वो आपको बताना है। तो आइए जानते हैं इनका तिथि क्रम है वो भी। सबसे पहले मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ तिथि क्रम को जानने के लिए। सबसे पहले आपके इसमें एंड में शुरू होता है ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू जो कि नंबर 4 पे। सबसे पहले किसका आयोजन होता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर जो कि जनवरी में इसका आयोजन होता है, या ऊंट उत्सव बीकानेर। उसके बाद मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर जो कि आपके 2 नंबर पे आता है। और नंबर 3 पे हाथी महोत्सव आमेर, ये हाथी महोत्सव आपके आमेर जयपुर में मनाया जाता है। तो ये आपके 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर है। यानी इसमें सबसे पहले करेक्ट आंसर बताया आपके सी ए बी और डी। तो हमें देखना है सी ए बी डी कौन से में सही है। तो यहाँ पर सी ए डी बी, तो ये आपके इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी सी ए बी डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी सबसे पहले ऊंट उत्सव बीकानेर का आयोजन किया जाता है, जो कि ऊंट उत्सव बीकानेर या ऊंट महोत्सव बीकानेर का जनवरी में, मरु महोत्सव जैसलमेर जनवरी फरवरी, हाथी महोत्सव आमेर जयपुर मार्च में और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में मई जून में आयोजन किया जाता है इसका। तो इसका क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वहां पर आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपके उत्सव से संबंधित क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर। वैसे जयपुर का अगर ना बात करें हम, हाथी उत्सव के अलावा जयपुर में जो है आपके पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है, तो ये भी जयपुर का है आपके। वैसे ब्रज महोत्सव मनाया जाता है भरतपुर में, हाथी महोत्सव आमेर में हो गया, मेवाड़ में, मेवाड़ उदयपुर में भी उत्सव मेवाड़ उत्सव मनाया है। एडवेंचर महोत्सव मनाया जाता है कोटा बूंदी में। मारवाड़ महोत्सव जो है वो जोधपुर में मनाया जाता है। शरद महोत्सव है वो माउंट आबू सिरोही में। गणगौर उत्सव जयपुर में। छोटी तीज जयपुर। कजली तीज बूंदी की। बेणेश्वर महोत्सव आप जानते हैं डूंगरपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये महोत्सव या उत्सवों से संबंधित आपके क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके मुंडियारी ख्यात का विषय है, यानी आपसे पूछ रहा है कि मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है। ऑप्शन 1 सिरोही के चौहान, ऑप्शन 2 बूंदी के हाड़ा, ऑप्शन 3 मेवाड़ के सिसोदिया, ऑप्शन 4 मारवाड़ के राठौड़। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है। तो दोस्तों आपकी क्वेश्चन संख्या 4 है ये। तो इसमें आपको बताना है कि मुंडियारी ख्यात है उसका संबंध किससे है, या मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है। ऑप्शन 1 सिरोही के चौहान, बिल्कुल गलत। मुंडियार की ख्यात में सिरोही के चौहानों का उल्लेख नहीं है। फिर ऑप्शन 2 बूंदी के हाड़ा, ये भी गलत, बूंदी के हाड़ों का भी उल्लेख नहीं है। अगला है आपके ऑप्शन 3 मेवाड़ के सिसोदिया, नहीं, मेवाड़ के सिसोदियों का भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4, यानी मारवाड़ के राठौड़ा का उल्लेख जो है वो मुंडियारी ख्यात में है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन 1 हाथ, ऑप्शन 2 दांत, ऑप्शन 3 अंगुली और ऑप्शन 4 नाक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चूपा नामक या चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है।
तो ये जो चोंप नामक आपके आभूषण पहना जाता है, क्या हाथ में पहना जाता है? नहीं, हाथ में नहीं पहना जाता है। अंगुली में बिल्कुल नहीं, अंगुली में भी नहीं पहना जाता है। और ये नाक में भी नहीं पहना जाता है। ये पहना जाता है आपके दांत में चोंप नामक आभूषण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन 2 यानी दांत। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी चोंप नामक आभूषण है वो दांतों में पहना जाता है। आइए जान लेते हैं कुछ महिलाओं के अन्य आभूषणों के भी बारे में कि कौन कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। तो ये रहे आपके महिलाओं के आभूषण। सबसे पहले बात करें सिर के आभूषण की, तो सिर में चूड़ा, रतन, मुकुट, मोर, शीश फूल, रकड़ी और टीकड़ा, मेहमद, टीडी, भलको। उसके बाद बात करें कान के आभूषणों की, तो जिसमें कुंडल, कर्ण फूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, सुरलिया। नाक के आभूषणों की बात करें तो नथ, वारी, कांटा, चूनी, चौप, बेसरी। दांत के आभूषणों की बात करें तो अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है चूप का, जबकि रखन और चूप दो दांतों के आभूषण है। गले के आभूषणों की बात करें अगर हम तो हार, दुस्रलक, पत्रलता, मणिसना, कंठिका, अमुक्तावली, तुलसी, टुस्सी, बजेट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, होकर, चंपकली, हंसहार, सरी, कंठी, झालर, मादलिया, आड़ इत्यादि। अगर हाथ के आभूषणों की बात करें तो हाथ में कड़ा, कंकण, गोखरू, नोगरी, बगड़ी, आंवला, चांट, गजरा, चूड़ी, बाजूबंद, टड्डा, अणत, केऊर, खांच ये पहने जाते हैं। अंगुलियों के आभूषणों की बात करें तो बीठी, मूंदड़ी, दामना, हाथपान, छड़ा, वींछिया या अरसी। कमर के आभूषणों की बात करें तो कंदोरा, करदनी, तागड़ी, कणकती, मेघला, सटका। और पैर के आभूषणों की बात करें तो खड़वी, पीजनिया, कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, नुपुर, घुंघरू, झांझर, नेवरी, फोलरी, आंवला, तेगड़, हिरना, मैन। ये थे आपके महिलाओं के कुछ प्रमुख आभूषण जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये आपके महिलाओं के आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेज रहते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया महिलाओं के कौन कौन से आभूषण है। आइए चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नीचे राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुनिलित कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आप यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता जो सेनानी आंदोलनकारी महिलाएं थी उनका और उनके जो शहरों का नाम सामने है। ऑप्शन ए में है सावित्री देवी भाटी, ऑप्शन बी में है भगवती देवी, ऑप्शन सी में है लक्ष्मी देवी आचार्य, ऑप्शन डी में है कुमारी कुसुम गुप्ता। और सामने ऑप्शन दे रखे हैं आपके उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किसका किससे संबंध है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सावित्री देवी भाटी। सावित्री देवी भाटी जिनका संबंध है जोधपुर से। अगला है आपके भगवती देवी, भगवती देवी का संबंध है उदयपुर से। अगला है आपके लक्ष्मी देवी आचार्य जिनका संबंध है आपके बीकानेर से। और यहाँ पर कुमारी कुसुम गुप्ता जिनका संबंध है कोटा से। तो यहाँ पर ए में आपके 2 और बी में 1, सी में 4 और डी में 3 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस में ये ऑप्शन सही सटीक बैठते हैं। सबसे पहले ए में 2 किस में दे रखे हैं। यहाँ पर ए में तो 2 केवल आपके 3 नंबर में दे रखे हैं, यानी इसका आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 3, यानी सावित्री देवी भाटी जोधपुर, भगवती देवी उदयपुर और लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ऑप्शन ए ताशा, ऑप्शन 2
रावलों की मादल, ऑप्शन 3 ढाक, ऑप्शन 4 डेरू। यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। The only folk instrument of Rajasthan in which small wooden pages are used to regulate tension in as in पखावाज। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा लोक वाद्य है? ऑप्शन ए में ताशा, ऑप्शन 2 रावलों की मादल, ऑप्शन 3 ढाक, ऑप्शन 4 डेरू। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी रावलों की मादल। ये इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ऑप्शन 1 तोसा खाना, ऑप्शन 2 सूरत खाना, सूत्र खाना, ऑप्शन 3 सूरत खाना, ऑप्शन 4 जवाहर खाना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जयपुर राज्य के कारखानों में जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे वो जगह कौन सी कहलाती है या किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी सूरत खाना। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर सूरत खाना। सूरत खाना जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 किशनगढ़, ऑप्शन 2 डीग, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 पुष्कर। तो आपको बताना है कि जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है, क्या किशनगढ़ में है, डीग में है, अजमेर में है या पुष्कर में? तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 यानी पुष्कर। जहांगीर के महल जो है वो पुष्कर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान रत्न 2013 से सम्मानित व्यक्तियों की कौन सी सूची सही है? सूची 1 में है लक्ष्मी कुमारी चौटावत, डी.आर. मेहता, जसदेव सिंह और स्वर्गीय हसरत जयपुरी। ऑप्शन 2 में है स्वर्गीय गौरी देवी, स्वर्गीय केला सांकला, पंडित राम नारायण और स्वर्गीय नागेंद्र सिंह। ऑप्शन 3 में है डी.आर. मेहता, जसदेव सिंह, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन 4 में स्वर्गीय गौरी देवी, मांगी देवी, पंडित राम नारायण और स्वर्गीय नागेंद्र सिंह। तो आपको बताना है कि राजस्थान रत्न से सम्मानित व्यक्तियों की कौन सी सूची है वो सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही सूची की बात करें तो स्वर्गीय गौरी देवी, स्वर्गीय केला सांकला, पंडित राम नारायण और स्वर्गीय नागेंद्र सिंह ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2। तो ये आप ऑप्शन 2 यानी 2013 में जो राजस्थान रत्न से सम्मानित थे वो स्वर्गीय गौरी देवी, केला सांकला, पंडित राम नारायण और स्वर्गीय नागेंद्र सिंह थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। यहाँ पर सूची और सामने पंथ दे रखे हैं या सूची सेकंड दे रखी है जो कि इसका कूट में से सही कौन कौन सा होगा। सूची फर्स्ट में है आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। सामने आपके सूची सेकंड जिसमें ऑप्शन 1 गोपात, ऑप्शन सेकंड थर्ड ऐतरेय, ऑप्शन फोर्थ पंचविश। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपके है ऐतरेय। आगे बात करें अगर सामवेद की तो सामवेद में है पंचविश। आगे बात करें अगर अथर्ववेद की, अथर्ववेद में गोपथ है और यजुर्वेद में शतपथ है। तो इस प्रकार हमें देखना है आंसर
ए में 3 किस में है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये ए में 3 सिर्फ थर्ड नंबर ऑप्शन में ही है, तो ये आपके करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन। यानी ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय से, सामवेद का पंचविद से, अथर्ववेद का गोपद से और सतपथ से है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ऑप्शन 1 पार्श्वनाथ जंत्रिका, ऑप्शन 2 बिंदुसार शाक्य, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त मौर्य, ऑप्शन 4 चेतक लिच्छवी। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो यहाँ पर पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेतक लिच्छवी। तो ये आपके इसका करेक्ट आंसर होगा चेतक लिच्छवी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चेतक लिच्छवी। चेतक लिच्छवी ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4 आपके। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं इस क्वेश्चन के बारे में कि चेतक जो है कि वैशाली का राजा था जिसकी राजधानी लिच्छवी थी। और चेतक की त्रिशला जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की माता थी। जो चेतक की त्रिशला थी वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की माता थी। पार्श्वनाथ जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा मगध का राजा था, स्कंदगुप्त वंश से संबंधित है। यानी चेतक है वो वैशाली का राजा था और जिसकी राजधानी लिच्छवी थी। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन 4 होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी, महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो आपको बताना है कि राजशेखर जो कि महान संस्कृत कवि थे उनका संबंध किस दरबार से था? ऑप्शन 1 राजा भोज, ऑप्शन 2 महीपाल, ऑप्शन 3 महेंद्रपाल, ऑप्शन 4 इंद्र तृतीय। तो आपको बताना है कि इनमें से किस से इनका संबंध था। क्या राजा भोज से था? नहीं। क्या महीपाल से था? नहीं। क्या इंद्र तृतीय से था? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके महेंद्रपाल प्रथम, जो कि राजशेखर था उनका दरबारी विद्वान या दरबारी कवि हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3, क्योंकि महेंद्रपाल गुर्जर जो थे आपके प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था और वह साहित्य का प्रेमी था। इनके राज्यसभा में प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर निवास करते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा इत्यादि ग्रंथों की रचना की थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपकी डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी की ओर से। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। ऑप्शन ए है, यह सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है। ऑप्शन ए में है दीवाने अर्ज, ऑप्शन बी दीवाने रिसालत, ऑप्शन सी दीवाने इंसा, ऑप्शन डी दीवाने वजारत। सूची सेकंड में धार्मिक मुद्दों से संबंधित, फर्स्ट में, सेकंड में सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, ऑप्शन थर्ड वित्तीय मामलात से संबंधित, ऑप्शन फोर्थ सेना विभाग से संबंधित। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ सही संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का संबंध है सेना विभाग से। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी दीवाने रिसालत, जिसका संबंध है आपके धार्मिक मुद्दों से। अगला है दीवाने इंसा,
तो दीवाने हिंसा का संबंध है आपके सरकारी पत्र व्यवहार से। ऑप्शन डी है दीवाने वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। सबसे पहले आपके ऑप्शन ए में है फोर्थ, ए में फोर्थ, एक में भी नहीं, दो में, तीन, यहाँ पर चार, ये मतलब आपके ऑप्शन चार है जो इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन बी ये इसके जो कोड दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है ऑप्शन चार में। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन चार। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेलित करो पुस्तकों के नाम उनके लेखकों से और निम्न कोट में से सही उत्तर का चयन करो। यानी एक तरफ पुस्तक और एक तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो आपको इनका मिलान करना है। ऑप्शन ए आलमगीर नामा, ऑप्शन बी तबोकत अकबरी, ऑप्शन सी चहार समन, ऑप्शन डी इकबाल नामा जहांगीरी। सामने लेखक है ऑप्शन एक मुअत्तद मद खां, ऑप्शन सेकंड है मुंशी मोहम्मद काजिम, ऑप्शन थर्ड है चंद्रभान ब्रह्मन, ऑप्शन फोर्थ है निजामुद्दीन अहमद। तो आपको बताना है कि सुमेलित यहाँ पुस्तकों के जो नाम दे रखे हैं उनका करना है। सबसे पहले देखते हैं ये आलमगीर नामा जो कि मुंशी मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई है। अगली है आपके तबकोत अकबरी जो कि निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। अगली ऑप्शन सी चहार समन जो कि आपके चंद्रभान ब्रह्मन द्वारा लिखी गई है। अगली है इकबाल नामा जहांगीर जो कि मुहम्मद खां द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपके ए का करेक्ट आंसर होता है सेकंड, बी में है आपके फोर्थ, सी में है थर्ड और डी में है वन। तो ये आपके मैच करते हैं ऑप्शन चार से, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है आपके ऑप्शन चार। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फरीद जो बाद को शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन एक सहसराम, ऑप्शन दो पटना, ऑप्शन तीन जौनपुर, ऑप्शन डी या ऑप्शन फोर्थ है लाहौर। इन्हीं फरीद जो कि बाद को शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी। क्या सहस्त्राम से की थी? नहीं, सहस्त्राम से नहीं की थी। पटना से? नहीं, बिल्कुल पटना से भी नहीं की। लाहौर से? लाहौर से भी नहीं की। तो उन्होंने की थी जौनपुर से। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन तीन, यानी जौनपुर। जौनपुर इसका करेक्ट आंसर है। फरीद जिसका वास्तविक नाम जो था वो शेरशाह था, जो मुगल शासक हुमायूं को 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हराकर दिल्ली का शासक बन जाता है। इसने अपनी शिक्षा है वो जौनपुर से ग्रहण की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दिए गए कथन ए एवं बी के व्याख्यान को पढ़े और निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। ऑप्शन बी मुगल शासक के अधीन उच्च अधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो यहाँ बताना है आपको सही कौन सा है। ऑप्शन एक में दे रखा है ए एवं बी दोनों गलत है। ऑप्शन दो है ए एवं बी दोनों सही है। ऑप्शन तीन है ए सही है जबकि बी गलत है। ऑप्शन फोर्थ है ए गलत है जबकि बी सही है। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए कूट में से इसका सही चयन करना है। तो यहाँ पर ये ए क्या सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे? गलत। होते थे। मुगल शासक के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार। हाँ, कुल मिला के ये आपके जो ऑप्शन दोनों हैं वो सही आंसर है। ऑप्शन दो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है।
ए एवं बी दोनों सही है। यानी मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखे। ऑप्शन 1 बंगाल का सिपाही विद्रोह, ऑप्शन 2 कच्छ का विद्रोह, ऑप्शन 3 वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ऑप्शन 4 संताल विद्रोह और ऑप्शन 5 है कोल विद्रोह। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विरोध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले कौन सी घटना घटे तो ही उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले ऑप्शन 1 बंगाल का सिपाही विद्रोह, बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पर आपके हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह, ऑप्शन 1। उसके बाद आपके हुआ था वेल्लोर सिपाही विद्रोह, बिल्कुल। और उसके बाद आपके हुआ था कच्छ का विद्रोह, और उसके बाद हुआ था आपके कोल विद्रोह, और फिर सबसे लास्ट में हुआ था संथाल विद्रोह। तो ये आपके इनका सही कालक्रम है। यानी ऑप्शन 1 है वो 1 नंबर पे है, ऑप्शन 3 है वो 2 नंबर पे है, और ऑप्शन 2 जो कि 3 नंबर पे है। यानी इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 1। यानी ऑप्शन 1 में सभी कूट सही है। तो इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 1। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी और अंतिम सवाल की ओर। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि सुमेलित करो लेखकों के नाम को उनकी पुस्तकों से और निम्न कोट में से सही उत्तर का चयन करो। यहाँ पर एक तरफ पुस्तकों के नाम है और एक तरफ लेखकों के, तो आपको इनको को जो है सही मिलान करना है। ऑप्शन ए R.C. दत्त, ऑप्शन बी J.R. मैकलेन, ऑप्शन सी B.N. गांगुली, ऑप्शन डी विपिन चंद्रा। सामने आपके पुस्तकों के कोड दे रखे हैं। इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी, परस्पेक्टिव्स, ऑप्शन सेकंड है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, ऑप्शन थर्ड है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, ऑप्शन फोर्थ है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंडिया। तो यहाँ पर आपको इन कोड का मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं R.C. दत्त। तो R.C. दत्त ने कौन सी लिखी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। उसके बाद आपके ऑप्शन बी J.R. मैकलेन ने कौन सी लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी इंडिया नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। ऑप्शन सी है B.N. गांगुली, जिन्होंने लिखी थी इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव्स। और अंतिम थी आपकी विपिन चंद्रा की लिखी हुई द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंडिया। यानी आपके ए में करेक्ट है सेकंड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट और डी में विपिन चंद्रा जो कि फोर्थ। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 4। यानी इस क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन 1, जिसमें सभी कूट है वो सही दिए गए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है आपके ऑप्शन 1। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों आपको वीडियो लगा कैसा है वह भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने RS भर्ती परीक्षा या RTS भर्ती परीक्षा 2013 में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया था। हम निरंतर इसी प्रकार के प्रश्न है वो आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।